start class 8 English second chapter number 8 future tense and part number 2 इसका part 1 chapter 8 का फ्यूचर टेंस हम लोगों ने पार्ट 1 देख लिया था। उसमें दो टेंस हमारे रह गए थे, फ्यूचर के 3rd नंबर एंड 4th नंबर का, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो उसे हम आज यहाँ क्लियर करते हैं, इसका 3rd स्टेप। फ्यूचर परफेक्ट टेंस आइडेंटिफिकेशन, इसको हम यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस का नंबर 3rd फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसका आइडेंटिफिकेशन होता है चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, या होगा, ये होगी एंड ये होंगे आते हैं। और यहाँ पे रूल नंबर 1 हमने देखा आई एंड बी के साथ शैल हैव का यूज करते हैं एंड रेस्ट ऑफ सब्जेक्ट के साथ हम विल हैव का यूज करते हैं वर्ब की 3rd फॉर्म। तो फ्यूचर टेंस जब पढ़ाया जा रहा था तो इसके पहले ही लेक्चर में बताया गया था कि हम मॉडर्न इंग्लिश जो हमारी चल रही है, एज ग्रामर जो बुक में हमें मिलती है कि आई के साथ मुझे शैल यूज करनी है, लेकिन अभी जो न्यू इंग्लिश है, न्यू ग्रामर है, वो हमारा क्या होता है कि सभी सब्जेक्ट के साथ हम विल हैव का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसको हम इसमें ऐड कर देंगे, ऐड हो जाएगा, मतलब आई बी के साथ भी मुझे विल हैव का ही यूज करना है। क्यों करना है? क्योंकि इसका एक अलग विशेष महत्व होता है, जो पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि न्यू इंग्लिश में हम लोग क्यों जो है आई बी के साथ भी विल का यूज करते हैं। नेक्स्ट आते हैं, ये तो हो गया रूल हमारा कि हमको क्या यूज करनी है, हेल्पिंग वर्ब, एंड क्यों यूज करनी है विल है, और वर्ब की 3rd फॉर्म लगानी है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस हम पढ़ रहे हैं, आइडेंटिफिकेशन। अब हम देखते हैं नंबर 1 इसका अफर्मेटिव सेंटेंस। तुम कपड़ा खरीद चुके होगे, ये हमने यहाँ पे लिखा, ये एग्जाम्पल है फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। तो सबसे पहले हमको आइडेंटिफिकेशन मैच करना है कि क्या ये हिंदी वर्ड जो है हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस है या नहीं है। तो चुके होंगे, चुकी होंगी, यहाँ पे मैच कर रहा है कि ये हुआ फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब मुझे इसे चेंज करना है, ट्रांसलेट करना है। तो एज अ रूल यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि किसके साथ मुझे कौन से हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है। प्रेजेंट टाइम यहाँ पे जो लगा है शैल हैव को ऐड कर देते हैं किसमें, विल हैव में। तो विल हैव का ही यूज करते हैं, वर्ब की 3rd फॉर्म लगाते हैं। अफर्मेटिव का फॉर्मूला यहाँ पे लिखा गया है, इसी को देख करके हमें ट्रांसलेट करनी है। तो सबसे पहले यहाँ लिखा है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट हो गया तुम, तो मैंने लिखा यू, एंड देन हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे विल हैव, यू विल हैव, एंड वर्ब की 3rd फॉर्म। वर्ब क्या है हमारा, खरीदना, तो खरीदना का 3rd फॉर्म यानी बाय का 3rd फॉर्म हम लिखेंगे बॉट, यू विल हैव बॉट। उसके बाद लिखना है मुझे ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या है, कपड़ा, क्लॉथ,
यू विल हैव बॉट क्लॉथ। तो ये हो गया हमारा यहाँ पे ट्रांसलेट कि तुम कपड़ा खरीद चुके होगे, यू विल हैव बॉट क्लॉथ। अगर इसमें निगेटिव बनाना है हमको तो निगेटिव सेंटेंस को भी देखते हैं। नंबर सेकंड, निगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला होता है अब सेम है यही हम बनाएंगे। तुम कपड़ा खरीद चुके होगे, तो इसी में निगेटिव जो बनाएंगे तो इसका क्या हो जाएगा, तुम कपड़ा नहीं खरीद चुके होगे। तो यहाँ पे नहीं आ गया और चुका होगा, चुकी होगी, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो हम इस फॉर्मूला को यूज करेंगे। सब्जेक्ट लिखेंगे यू, हेल्पिंग वर्ब को लिखेंगे विल, देन यूज करेंगे नॉट, हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म बॉट एंड ऑब्जेक्ट क्लॉथ। यू विल नॉट हैव बॉट क्लॉथ, तुम कपड़ा नहीं खरीद चुके होगे। अब हम इसका देखेंगे नंबर थर्ड, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम यहाँ पे देख रहे हैं सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव और थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट एंड क्या तुम कपड़ा खरीद चुके होगे। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यहाँ पे देखिए क्या वर्ड जो है सबसे पहले आया है, क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले आया। सभी टेंस में बताया जाता है कि यदि हमारा क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले आता है तो हमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है, यानी कि मुझे लगानी है सबसे पहले विल, एंड देन सब्जेक्ट को लिखना है यू, फिर हैव, एंड देन वर्ब की थर्ड फॉर्म बॉट एंड ऑब्जेक्ट क्लॉथ। विल यू हैव बॉट क्लॉथ, क्या तुम कपड़ा खरीद चुके होगे। अब इसी में सेकंड आ जाता है तुम कपड़ा क्यों खरीद चुके होगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड देखिए बीच में आया, यहाँ पर एक क्वेश्चन वर्ड पहले आया है, ये क्वेश्चन वर्ड पहले आया है तो इसलिए विल का यूज पहले किया, हेल्पिंग वर्ब इस फॉर्मूला का यूज किया। अगर यही हमारा बीच में आ गया क्वेश्चन वर्ड तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूला में सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड देन हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस हैव, वर्ब थर्ड, ऑब्जेक्ट प्लस इज। तो एग्जाम्पल में मैंने देखा तुम कपड़ा क्यों खरीद चुके होगे, तो थोड़ा सा बस डिफरेंस होता है कि अगर हमारा क्वेश्चन वर्ड पहले आता है तो हमको ये फार्मूला लगानी है, अगर क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है तो हमें इस फार्मूला का यूज करना है। पहले क्वेश्चन वर्ड को राइट करना है क्यों, व्हाई, एंड देन हेल्पिंग वर्ब को यूज करना है विल, सब्जेक्ट लगाना है यू, एंड हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म खरीदना BOUGHT बॉट, एंड ऑब्जेक्ट लगानी है क्लॉथ। ये बन जाएगा व्हाई विल यू हैव बॉट क्लॉथ, तुम कपड़ा क्यों खरीद चुके होगे। अब ये तो हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमारा। अगर क्वेश्चन वर्ड पहले आता है तो और क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है तो। अब इसी में नेगेटिव सेंटेंस भी आ जाए, क्या तुम कपड़ा नहीं खरीद चुके हो। अगर सपोज करिए कि यहाँ पे आ गया नहीं, क्या तुम कपड़ा नहीं खरीद चुके होगे, तो नहीं आ गया। तो नहीं बनाने के लिए हमें क्या करना है, आफ्टर सब्जेक्ट के बाद नॉट यूज करना है।
सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देना। तो यहाँ हो जाएगा विल यू नॉट हैव बॉट क्लॉक, ये हो जाएगा इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इसमें भी सेम एज तुम कपड़ा क्यों नहीं खरीद चुके हो। अगर यहाँ इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बाद नहीं आ जाता है तो हमें क्या करना है, आफ्टर सब्जेक्ट नॉट यूज करना है। आफ्टर सब्जेक्ट के बाद नॉट यूज करना है। व्हाई विल यू नॉट हैव बॉट क्लॉथ। तो ये आप नोट कर लीजिए यहाँ पे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमें सेम एज वैसे ही लिखनी है जैसे पिछला बताया था। इंट्रोगेटिव नेगेटिव जब आता है तो मुझे सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना होता है। तो सब्जेक्ट के बाद हमने यहाँ पे फॉर्मूला में देखिए नॉट का यूज किया और इस फॉर्मूला में भी सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज किया। तो यहाँ पे जब ट्रांसलेट करेंगे तो आफ्टर सब्जेक्ट नॉट आ जाएगा, आफ्टर सब्जेक्ट नॉट आ जाएगा। तो ये हो जाएगा इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नंबर 4 पार्ट। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ये फ्यूचर टेंस का लास्ट पार्ट है। नंबर 4 हम देख रहे हैं। इसका आइडेंटिफिकेशन होता है ये हो गया आइडेंटिफिकेशन, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। तो ये हमारा आता है फ्यूचर कंटिन्यूअस में। लेकिन अगर समय तक करके आता है, इसके साथ समय ऐड हो जाएगा, प्लस हो जाता है, तो ये कहलाता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। नेक्स्ट हम देखते हैं रूल नंबर 1 में आई एंड बी के साथ हम शैल हैव बीन। रूल नंबर 2 नेम के साथ विल हैव बीन का यूज करते हैं। एंड रूल नंबर 3 वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। रूल नंबर 4 सर्टेन टाइम के लिए सिंस। रूल नंबर 5 अनसर्टेन के लिए फॉर का यूज करते हैं। तो यहाँ पे एक बार इसको देख लेते हैं कि रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे के साथ समय का यूज किया जाता है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है। रूल नंबर 1 आई एंड बी के साथ हम शैल हैव बीन का यूज करते हैं। एंड रूल नंबर 2 ही शी इट दे यू एंड नेम के साथ हम विल हैव बीन का यूज करते हैं। इसमें आपको हेल्पफुल और जैसे फ्यूचर इंडेफिनिट जब हम लोग पढ़ रहे थे तो विल एंड शैल का यूज किया था। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में मैंने विल बी एंड शैल बी का यूज किया। अभी पीछे फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हम लोगों ने यूज किया विल हैव शैल हैव का। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में विल हैव बीन एंड शैल हैव बीन। रूल नंबर 3 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, ING ऐड करते हैं। एंड सर्टेन टाइम के लिए हम सिंस का यूज करते हैं। नेक्स्ट रूल हमारा आता है अनसर्टेन टाइम के लिए हम फॉर का यूज करते हैं। सर्टेन टाइम क्या होता है, जो समय निश्चित होता है जिसे हम ये बोल सकते हैं कि वो टाइम हमारा कंफर्म है। जैसे कि मैंने कहा कि मैं 2 बजे आऊंगा, तो 2 बजे निश्चित है कि 2 बजेगा। अगर मैंने कहा कि मैं 2 घंटे में आऊंगा तो 2 घंटा निश्चित नहीं है, क्योंकि 2 घंटे अब कब से कब है ये क्लियर नहीं है कि 8 से 10 के बीच में आऊंगा कि 11 से 1 के बीच में आऊंगा, 4 से 6 के बीच में आऊंगा, ये क्लियर नहीं है। 4 to 6, 8 to 10 ये क्लियर नहीं हो रहा है। लेकिन यहाँ पे जब बजे आ जाएगा तो वो क्लियर होगा। मंडे से, ट्यूसडे से, हाँ, जनवरी से, फरवरी से, सन जैसे मैंने बोला 2014 से 2018 से, तो ये क्लियर है। कई वर्षों से,
कई दिनों से, कई हफ्तों से, तो ये अनसर्टेन में आ जाएगा, फॉर के साथ यूज होगा। अब इसका हम नंबर फर्स्ट देखते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस फॉर्मूला इसका होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब will shall plus have been verb first ing object since only for and this is एग्जाम्पल देखते हैं। राधा 5 बजे से कहानी लिख रही होगी। तो यहाँ पे देखते हैं हम, सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन मिलाते हैं, रहा होगा, रही होगी के साथ समय आ गया 5 बजे। तो ये हो गया फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब इसको हम ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं राधा, एंड देन हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं विल हैव बीन, राधा विल हैव बीन। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखना राइटिंग, राधा विल हैव बीन राइटिंग, क्या लिख रही है, कहानी। राधा विल हैव बीन राइटिंग स्टोरी। एंड देन ये तो हो गया ऑब्जेक्ट। अब हमें क्या यूज करना है, आफ्टर ऑब्जेक्ट के बाद सिंस लगानी है कि फॉर लगानी है। तो इसके लिए हमको क्या देखना है कि समय हमारा सर्टेन में है या अनसर्टेन है, निश्चित है या अनिश्चित है। तो 5 बजे, बजे में आता है तो वो सर्टेन ही होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सिंस 5 o'clock, राधा 5 बजे से कहानी लिख रही होगी। राधा विल हैव बीन राइटिंग अ स्टोरी सिंस 5 o'clock। ये आपका ट्रांसलेट क्लियर हुआ। अगर होता कि राधा 5 बजे से कहानी घर में या स्कूल में लिख रही होगी, तो उसके बाद हम लिखते इन द क्लास, इन द हाउस। नेक्स्ट हम देखते हैं इसका सेकंड निगेटिव सेंटेंस। फॉर्मूला हो गया सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब विल शैल नॉट हैव बीन, वर्ब फर्स्ट आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस ओनली फॉर टाइम एंड इज। एग्जांपल में हम देखते हैं राधा पाँच बजे से कहानी नहीं लिख रही होगी। राधा 5 बजे से कहानी नहीं लिख रही होगी। तो यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस हो गया। तो हमें नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला यूज करना है। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखनी है राधा, राधा हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे विल, एंड देन नॉट हैव बीन, राधा विल नॉट हैव बीन, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म राइटिंग, ऑब्जेक्ट अ स्टोरी, राइटिंग अ स्टोरी, एंड देन सिंस या फॉर 5 बजे से है सिंस 5 o'clock। राधा विल नॉट हैव बीन राइटिंग ए स्टोरी सिंस 5 o'clock। राधा 5 बजे से कहानी नहीं लिख रही होगी।
अब इसका थर्ड नंबर देखते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस फॉर्मूला देख लेते हैं। एग्जाम्पल, क्या राधा 5 बजे से कहानी लिख रही होगी। तो ये क्या हमारा क्वेश्चन वर्ड है, सबसे पहले आ गया। तो सबसे पहले अगर क्वेश्चन वर्ड आता है तो हमें हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले राइट करना है। तो हमने यहाँ पे लिखा विल एंड देन सब्जेक्ट राधा, विल राधा हैव बीन, विल राधा हैव बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, राइटिंग एन ऑब्जेक्ट और स्टोरी, विल राधा हैव बीन राइटिंग अ स्टोरी एंड देन यूज करना है हमें सिंस या फॉर। तो यहाँ पे सिंस आएगा क्योंकि 5 बजे निश्चित है, सिंस 5 o'clock एंड क्वेश्चन मार्क। क्या राधा 5 बजे से कहानी लिख रही होगी, विल राधा हैव बीन राइटिंग अ स्टोरी सिंस 5 o'clock। अब इसका सेकंड अगर से जैसे एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा, राधा 5 बजे से कहानी क्यों लिख रही होगी। क्यों लिख रही होगी, तो इसको हम, इसका फार्मूला हो जाएगा, सबसे पहले हम लिखेंगे क्वेश्चन वर्ब प्लस हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर टाइम प्लस इज। तो यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं राधा 5 बजे से कहानी क्यों लिख रही होगी। अब यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड देखिए बीच में आ गया, क्यों। जब क्वेश्चन वर्ड बीच में आ जाता है तो हमें सेकंड फॉर्मूला इसको यूज करना है। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड को लिखना है, इसको हम ट्रांसलेट करते हैं। तो क्यों यानी हो गया वाई, एंड देन हेल्पिंग वर्ब को लिखना है, विल सब्जेक्ट लिखना है, राधा हैव बीन लिखनी है, हैव बीन, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लिखना, राइटिंग एन ऑब्जेक्ट कहानी और स्टोरी, स्टोरी हमारा ऑब्जेक्ट क्लियर, देन सिंस एंड फॉर, सिंस का यूज करेंगे क्योंकि ये सर्टेन टाइम है 5 बजे से, राइटिंग ए स्टोरी सिंस 5 o'clock एंड इट्स नहीं है, विल राधा हैव बीन राइटिंग अ स्टोरी सिंस 5 o'clock। ये हो गया राधा 5 बजे से कहानी क्यों लिख रही होगी। अब बात आती है, ये तो इंट्रोगेटिव हो गया। अब इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस अगर हमें बनानी है, जैसे फर्स्ट सेंटेंस में है क्या राधा 5 बजे से कहानी लिख रही होगी, अगर इसी में नेगेटिव सेंटेंस आ गया क्या राधा 5 बजे से कहानी
नहीं लिख रही होगी तो हम क्या करेंगे, आफ्टर सब्जेक्ट के बाद हमें नॉट का यूज करना है। तो विल राधा नॉट हैव बीन राइटिंग ए स्टोरी सिंस 5 o'clock, ये हो जाएगा हमारा इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। सेम एज क्वेश्चन वर्ड अगर बीच में आया है, इसके बाद निगेटिव आती है, राधा 5 बजे से कहानी क्यों नहीं लिख रही होगी, तो हमको यहाँ भी सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज करना है एंड यहाँ पर भी हमें नॉट लगा देना है। ये हो गया इंट्रोगेटिव। निगेटिव सेंटेंस, राधा 5 बजे से कहानी क्यों नहीं लिख रही होगी, तो आपका फॉर्मूला हो जाएगा क्वेश्चन वर्ड हेल्पिंग और विल सेल्फ सब्जेक्ट देन नॉट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब फर्स्ट आईएनजी ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम एंड इज। इसको जब ट्रांसलेट करेंगे तो व्हाई विल राधा नॉट हैव बीन राइटिंग स्टोरी सिंस 5 o'clock। तो ये आपका क्लियर हुआ फ्यूचर टेंस। लेसन 8 यहाँ पे फिनिश होता है। नेक्स्ट लेसन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, लेकिन उसके पहले थोड़ा सा यहाँ ये समझते हैं कि मान लीजिए अगर हिंदी में दिया तब तो आप आइडेंटिफिकेशन देख करके समझ जाएंगे, ट्रांसलेट कर लेंगे। आइडेंटिफिकेशन के साथ टेंस आपने पढ़ा कि अगर उसकी पहचान आई, आइडेंटिफिकेशन आई कि वह 2 बजे से क्रिकेट खेल रहा होगा, मैं पेड़ पर चढ़ा, तुम किताब पढ़ते थे, मैं रोज स्कूल जाता हूँ, तो ये हिंदी में है, मैं इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर ले रहा हूँ। लेकिन अगर इंग्लिश टू हिंदी आती है तो कैसे करेंगे, इंग्लिश में ट्रांसलेट किया हुआ है, आपको हिंदी बनानी है। तो बिल्कुल सेम एज आपको क्या करना है कि आपने जैसे हिंदी से इंग्लिश में सीखा, उसी का जस्ट अपोजिट आपको करना है कि आपको ट्रांसलेशन जब बन करके आएगी तो इसमें उसकी हेल्पिंग वर्ब को देखना है और वर्ब को देखनी है। अगर वर्ब के साथ एस एंड ईएस ऐड होकर के आती है और हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो इसका मतलब हो जाएगा कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अगर वर्ब में एस ईएस ऐड नहीं होता है तो अभी वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होती है। अगर वर्ब में थर्ड फॉर्म आए और साथ में हैव आती है तो प्रेजेंट परफेक्ट। वर्ब की थर्ड फॉर्म आए और हेल्पिंग वर्ब हैड लग के आए तो पास्ट परफेक्ट होगी। और फ्यूचर परफेक्ट आप अभी पढ़े हैं, विल हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो हमें उसी के अनुरूप उसको ट्रांसलेट कर देनी है, उसको हमको हिंदी बना देना है। तो उसकी प्रैक्टिस हम लोग इंग्लिश टू हिंदी जो है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि कैसे हम लोग इंग्लिश में लिखा हुआ रहेगा फिर हम हिंदी में कैसे ट्रांसलेट करेंगे। एंड आई होप दैट, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये टेंस अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि हिंदी से इंग्लिश में मुझे कैसे बनानी है, ट्रांसलेट टू हिंदी टू इंग्लिश। और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इंग्लिश टू हिंदी, उसको स्टेप बाय स्टेप हम लोग क्लियर करेंगे कि किस तरीके से उसको हम ट्रांसलेट करते हैं।